हाँ अच्छा, तो हम लोग क्या होता है हेयर लॉस के पीछे ना बड़ा हम जेनरिक सा आंसर करते हैं। जैसे हम लोग हैं, तुम्हारा हेयर लॉस हो रहा है, या तो कोई बोलेगा कि कोई मेडिसिन कोई चल रहा है तब, और मोस्टली हेयर लॉस को हम जेनेटिक्स मान के चलते हाँ हैं। आपके नज़रिए से जब कोई एक हेयर लॉस होना शुरू होता है, सो व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या कारण है कि उनके हेयर लॉस होते हैं? ओके, तो हेयर लॉस और बॉल्डिंग दो अलग चीज़ें हैं। अच्छा। ओके, और हेयर लॉस का कॉज मेल्स में अलग होता है, फीमेल्स में बहुत अलग होता है। सो एक होता है जो डेली बाल झड़ रहे हैं, जिसको हम शेडिंग बोलते हैं। कंघी किया, हाथ में बाल आ गए, सो के उठे, तकिया में बाल आ गया, वो है हेयर फॉल। अच्छा। वेयर एज बॉल्डिंग, जिसमें धीरे धीरे बाल पतले होने लगते हैं। अच्छा। इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद जब आप नहाते हो तो आप देखते हो कि आपका स्कैल्प विजिबल हो रहा है, या आप ऐसे लाइटिंग पे है, सिर पे हार्श लाइट पड़ती है तो स्कैल्प दिखने लगता है, वो होती है बॉल्डिंग। ओके। सो बॉल्डिंग जब होती है उसका मेजर कॉज मेल्स हो या फीमेल, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस या फिर जेनेटिक्स। ओके, एंड जब हेयर शेडिंग की हम बात करते हैं, जिसमें डेली बाल गिरते हैं, वो होता है आइदर न्यूट्रिशनल या स्ट्रेस रिलेटेड या हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बहुत सारे अलग कारण होते हैं जो लाइफस्टाइल कॉजेज होते हैं। ये मतलब अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। किस टाइप की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी? सो सपोज एक मदर ने बेबी डिलीवर किया, हाँ। उसके 2-3 महीने बाद उसको हेयर लॉस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम टीलोजन इफ्लूवियम। बाल टीलोजन फेज में है और वो झड़ गए तो उसको बोलते हैं इफ्लूवियम, टीलोजन इफ्लूवियम। ये होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल की बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। ईस्ट्रोजन जितना हाई होता है, बाल उतने लंबे समय तक ग्रोइंग फेज में होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ, ईस्ट्रोजन सडनली डाउन हो जाता है, और उस वक्त जो बाल एनाजन फेज में थे, ग्रोथ फेज में, वो सडनली सारे के सारे बाल टीलोजन फेज में शिफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद 2-3 महीने बाद बाल झड़ने लगते हैं। वैसे ही आप जब बीमार पड़ते हैं या कोई ऑपरेशन होता है किसी का, जैसे कोविड हुआ था, कोविड के बाद बहुत लोगों को हेयर लॉस हुआ था। ओके। तो लॉजिक सेम है कि जैसे ही बॉडी किसी भी तरह के स्ट्रेस या शॉक में जाती है, हमारी बॉडी हेयर और नेल को सबसे यूजलेस ऑर्गन्स की तरह ट्रीट करती है। उसका काम है कि न्यूट्रिएंट्स को वाइटल ऑर्गन्स पे पहले भेज दें, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, और बालों से और नाखून से खींच लें। दैट इज़ वाई 2-3 महीने बाद बाल झड़ते हैं, किसी भी तरह के बॉडीली स्ट्रेस के बाद, इमोशनल स्ट्रेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, एनी काइंड ऑफ डिजीज़, इवन वायरल फीवर, कोविड, उसके बाद बाल झड़ता ही है 2-3 महीने बाद। बट ये सारा हेयर लॉस रिवर्सिबल होता है। अच्छा, वो हेयर लॉस रिवर्सिबल। इनफैक्ट नाखूनों में बहुत सारी बीमारियों में जब एक्यूट इस तरह का कुछ सडन इंसिडेंस होता है, एक लाइन बन जाती है। अच्छा। एक रिज बन जाता है, उसको हम ब्यूज लाइन बोलते हैं। और नाखून में वो लाइन देख के हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं कि कितने महीने पहले वो इंसल्ट हुआ था। ये लाइन लाइक ऐसे सेंटर टू नहीं, ऐसे लाइन बनती है हॉरिजॉन्टल। ओके। और उसकी पोजीशन देख के हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो जो इंसिडेंस था वो कितने महीने पहले हुआ होगा। सो रफली हम इस नाखून को यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हैं कि 3 से 4 महीने में इतना ग्रो होता है। अच्छा। सपोज ये बीच में है लाइन, दैट मीन्स जो इंसिडेंस था वो लगभग 2 महीने पहले हुआ होगा। और इंसिडेंट्स लाइक हॉस्पिटलाइजेशन? हाँ, कुछ भी, वायरल फीवर, हॉस्पिटलाइजेशन, सडन ऑपरेशन हुआ हो। हाँ। इस तरह। मेंटल स्ट्रेस भी रीज़न है क्या? हाँ, मेंटल स्ट्रेस में क्या होता है ना, बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है। हाँ। कॉर्टिसोल लेवल राइज होता है एंड अगेन इट लीड्स टू सडन शेडिंग। तो जब भी स्ट्रेस होगा, बाल एनाजन से टीलोजन में चला जाएगा, टीलोजन के बाद बाल झड़ जाते हैं, बट रूट्स वहीं रहते हैं, तो इसमें रीग्रोथ हो जाती है। जब हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, मैंने कहीं पर ये भी देखा था कि जब हम से किसी स्पेसिफिक डाइट पे जाते हैं, स्पेशली फॉर द वेट लॉस और समथिंग, तो उस समय भी क्या ये इतना एविडेंट होता है हेयर लॉस? जो नॉन साइंटिफिक तरीके से वेट लॉस करेंगे, क्रैश डाइट्स पे जाएंगे, तब ये इशू फिर से आता है। और अगर प्रॉपर मैक्रोज एंड माइक्रोज को ध्यान में रख के कोई डाइटिंग कर रहा है तो फिर ये इश्यूज नहीं आते हैं। कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स का हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए लाइक फॉर द हेयर लॉस? पर्टेनिंग टू हेयर पर से बालों को सबसे ज़्यादा चाहिए बायोटिन, ओके, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, सेलेनियम, और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेलेनियम, मैग्नीज, जिंक। तो ये सारे जो भी हम हेयर पिल्स या हेयर गमीज आजकल हम सुनते हैं ना, उन सब में यही न्यूट्रिएंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में होते हैं। ओके।